धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है। जी हां, धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया और रूस यूक्रेन की खास तौर पर, क्योंकि वापिस लौट आए हैं पटना से, बिहार से कृष्णकांत जी दिल्ली, और अब बातचीत करना थोड़ा आसान है। हालांकि जब वो बाहर जाते हैं तो वहां पर भी उनसे बात हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हर जगह इंटरनेट की वो बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आप लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। तो दिल्ली पदार्पण पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल रात थोड़ा लेट से पहुंचा हूं। इंडिगो की जहाज लेट था, हालांकि इंडिगो होता नहीं है, कारण उन्होंने बताया एयर ट्रैफिक कंजेशन, यानी हवा में ही मतलब उसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स टेक ऑफ पटना से, चूंकि छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ डिस्पर्सल एरिया कम है, पार्किंग स्टैंड कम है, और दिल्ली का ट्रैफिक तो सबको मालूम ही है तो होता है। खैर जो भी हो, मैं पहुंच गया हूँ। आज सुबह फ्रेश भी हो चुका हूँ, वापस दिल्ली में अपने पैर जमा चुका हूँ। जी, दिल्ली की फजा तो दूषित हो चुकी है। रेखा गुप्ता इंटरव्यू देके न्यूज 24 के मानक गुप्ता को कह रही हैं कि अखिलेश यादव टोंटी चोर है, और पत्रकार सामने बैठा हुआ बड़ी बेशर्मी से हंस रहा है। अब यही शायद पत्रकारिता रही गई है, और यही शायद संवैधानिक सीट पर बैठे हुए लोगों की भाषा रह गई है। खैर, हम छोड़ देते हैं इस मुद्दे को और चलते हैं आगे। सिद्धार्थ यादव की मौत के बाद इंडियन एयरफोर्स पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं सर? या ये सोशल मीडिया में और हर जगह बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्रश्न तो पहले भी उठे हैं, बहुत पहले ही से मिग 21 को कॉफिन कहा जा रहा है। हालांकि ये जैगुआर की बात है, और जैगुआर के बारे में यह भी करीब 40 साल पुराना मतलब जहाज हमारे हो चुका है। मैं यह नहीं कहूंगा कि अंडर पावर था, बिकॉज बेसिकली बॉम्बर था, इसलिए इसको हाई एल्टीट्यूड में जाने की और दूसरे जहाजों से एयर कॉम्बैट यानी जिसको डॉग फाइटिंग करते उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इसकी एवियोनिक्स, इसके इंजन आज के समय के लिए, आज के टक्कर में नहीं है, जबकि 6th जनरेशन फाइटर हर जगह आ रहे हैं। कम से कम 5th होना चाहिए, संभवतः 4th जनरेशन का है। और इसलिए भी आ रहा है कि सिद्धार्थ यादव की शादी होने वाली थी, और उनकी जो भी थी मंगेतर थी, उनके बारे में फोटो सब आ रहा है। मैंने पूरा डिटेल तो नहीं देखा है, लेकिन इसलिए भी ज्यादा एक भावुकता वाली बात आ गई। लेकिन उससे ज्यादा संबंधी प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इन सबों को। मतलब वो जहाज जो कि 50 साल पुराना, 60 साल पुराना और चल रहा है, और खासकर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट को भी ले लें तो जो एक्सीडेंट रेट है, जिसमें ह्यूमन एरर भी है, प्रमुख कारण है, नहीं होना चाहिए था। डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के माध्यम से उसे कम करना चाहिए था। नंबर 2, टेक्निकल कारण आता है, और जी, टेक्निकल कारण पे हमें रोकना चाहिए था। और इसकी यदि हम तुलना अमेरिका से करें, जहां फ्लाइंग आवर्स बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा है, और हम नंबर 4th आते हैं जहां तक एयर पावर की बात है पूरे विश्व भर में, वैसी हालत में हम अमेरिका से, हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेट 3 से 4 गुना ज्यादा है। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। जी, क्या जो मंगेतर की रोती हुई तस्वीर है उसी वजह से सिद्धार्थ यादव का जिक्र ज्यादा किया जा रहा है, या हाल फिलहाल में जिस तरीके के हादसे एयरफोर्स के जहाजों में हुए हैं उसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं? दोनों कारण है। एक तो नेचुरली जो एक दिल से जो आवाज उठ रही है वह बुरा भी लग रहा है। दूसरे, यदि भारतीय वायुसेना ही नहीं, पूरे अपने आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड को रहने देते हैं, तो इनके जैसे इसमें कई कारण जो बताए उन्होंने एयरफोर्स में एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, ट्रेनिंग की कमी, और ट्रेनिंग की कमी इसलिए कि बजट की कमी, और बजट जो जी। एलोकेट किया जाता है, जो भी कारण है मुझे नहीं मालूम, मुझे एयरफोर्स छोड़े बहुत जमाना हो गया, उसका पूरी तरह से खर्च भी ना होना, आखिर हम्म। क्यों। और टेक्निकल यदि गड़बड़ियां हो रही हैं तो वह जो है 1-2% ठीक होता है। इस हाई लेवल की 4-5-6% यदि टेक्निकल कॉज कारण बनते हैं तो यह जो है, यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं हमारे हम्म। जो लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन आ रहे हैं या पार्ट्स आ रहे हैं वह डिफेक्टिव है। मटेरियल फेलियर हो सकता है, टेक्निकल यानी जो भी उसमें फिटिंग है या जो भी नहीं है, बहुत सारे अन्य कारण है। हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जी। आज के ज़माने में जैसे हम यदि मिराज को ले लें तो वह सेल्फ एनालिसिस भी करता है, उसको जाके हम डाल देते हैं उसके प्रयोगशाला में 24 घंटे, तो वह डिफेक्ट को रेक्टिफाई भी करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक का नहीं होता है तो बताता है गलती, ताकि तुम ठीक। करो। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तब यह नहीं हम्म। होना चाहिए था। जी,
ठीक है। अब इसी के साथ जब ये खबर छपी कि चाइना ने बगैर पूंछ के जहाज बना दिए हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सोचना चाहिए? ये बगैर पूछ किया टेललेस। टेल इसलिए जरूरी है कि उससे स्टेबिलिटी हो, और उसमें पतवार, जैसे पानी वाले जहाज में पतवार होता है कि आपको यदि दाहिने मुड़ता है तो बाएं की तरफ से पानी काटता है तो इधर मुड़ते हैं, उस तरह हवा में भी हवा काट के चलता है। तो यह जो है 6 जनरेशन फाइटर इसको कर रहे हैं। और सबसे विचित्र चीज है कि 3 इंजन है, दोनों तो साइड में, एक अंदर बेली में भी उस तरफ कहीं है। आजकल के जमाने में जैसे F-35 है, ये सब है, या पुराना वाला F-16 ये सब है, तो सिंगल ट्विन इंजन होता है मैक्सिमम। 3 इंजन वाला समय चला गया, वो ट्रांसपोर्ट जहाज में होता है भारी भरकम के लिए। लेकिन हम्म। इन्होंने लगा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा पावर के लिए है, इन्होंने दिया हुआ है। एवियोनिक्स वगैरह बहुत ज्यादा है। और जहां तक स्टेल्थ कैपेबिलिटी, यानी लंबा नहीं बनाया ताकि रेडार पर वो डिटेक्ट ना हो, एनिमी रडार पे। हालांकि इसका अब महत्व तो मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो गया है, लेकिन कम हो गया है, क्योंकि अब इसमें, जैसा इसमें कहा गया है, मैंने पढ़ा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स इस पर छोड़ा जा सकता है। तो यह एक हम्म। प्लेटफॉर्म है, आप ग्राउंड हम्म। से या सी में सबमरीन से, या हाल फिलहाल में जैसे नॉर्थ कोरिया का देखा, अंडर वाटर ड्रोन से वो लेके जा रहा है, वो हवा में जाके, ऊपर में जाके अपने क्षेत्र से दूर से, और वो हजारों किलोमीटर दूर लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ सकता है। वैसे हालत में यह जहाज जो 3 इंजन वाला है, खास स्पीड है, और स्टेल्थ हो ना हो, और बाकी सब तो एडवांस है, पूरे विश्व भर के लिए यह मतलब एक आश्चर्यजनक चीज लाया है। और इसमें जी। अमेरिका और जो दूसरे लोग हैं नेटो के लोग, वह भी चकराए हुए हैं। हम अपनी बात छोड़ दे रहे हैं जी। चलिए, वो चकराए हुए हैं और हम अपनी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। और शायद उसकी शुरुआत हम नेपाल के रास्ते कर रहे हैं। कल फिर वहां सड़कों पर बवाल कराया गया इसी मुद्दे पे। अब ये चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, नेपाल की सत्ता क्यों नहीं इसे रोक पाने में असमर्थ है, या क्यों जनता उनसे भड़के हुए, क्या केवल पैसे के लिए वैसे कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ 2012, 13, 14 में हुआ था, या यूक्रेन में हुआ था, विश्व के अन्य जगहों में होता है। हांगकांग में 6 महीने तक हमें मालूम है अमेरिका ने करवाया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया था चीन के खिलाफ। यहाँ पे क्यों हो रहा है, और ये लोग इतनी सख्त कदम ले रहे हैं, राजा के खिलाफ भी कर रहे हैं। 1 लाख वहां का जो लोकल रुपया है, रुपया जो भी कहते हैं, उसके हम्म। ऊपर कंट्रोल, मतलब पनिशमेंट किया है, तो उससे नहीं होगा। इन्हें वास्तव में जनता के बीच फिर से जाना होगा, जनता के लिए काम करना होगा, ताकि जनता इनसे जो भी इनका मोह भंग हुआ उसे वापस ले। नहीं तो वापस वही हिंदू राष्ट्र होगा, उसके पहले वाले कुछ और होगा। वो राजा आएंगे, जो भी वहां के ज्ञानेंद्र सिंह, या उनके बच्चे जो है वो आएंगे, या उनके चमचे आएंगे। ये हम्म। चीजें प्रतिक्रियावादी चीजें होती रहेंगी, यदि आप आगे का ख्वाब दिखाकर जनता को पीछे ढकेल रहे हैं तो। जी। इसी सब के बीच खबर आ रही है कि हमारे कुछ मंत्री, वो भी केंद्र सरकार वाले मंत्री, जा रहे हैं नेपाल। क्या करेंगे वहां पे? अब वो बिस्टेक की अगली मीटिंग है, पूरा डिटेल तो नहीं पता। हमारे एग्रीकल्चर और जो डेवलपमेंट मंत्री हैं दोनों जाएंगे, यानी बे ऑफ बंगाल का जो है इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, यानी कई तरह की चीजें हैं, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, और हम्म। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 10-12 चीजें हैं, इसकी हमने चर्चा की है, जिसमें बांग्लादेश भी है और अन्य भी देश हैं, मिलेंगे भी, श्रीलंका भी है। यानी बे ऑफ बंगाल के जो घिरे हुए हैं, और बैंकॉक तो है ही है, और इसकी मीटिंग होगी। यह लोग जो है तकरीबन ब्रिक्स को तो खत्म कर चुके हैं। ब्रिक्स जो हम्म। हमारा एक बहुत मजबूत चीज हो सकता था, मतलब कमजोर कर चुके, खत्म नहीं। और सार्क, सॉरी एक्चुअली मैं सार्क कहना चाहता था, ब्रिक्स को तो भारत का जो भी रोल रहा हो, लेकिन चीन और रूस के कारण वो आगे बढ़ रहा है, वो बात बदल गई। सार्क जो हमारा है, साउथ एशियन का जो है रीजनल कमिटी कोऑपरेशन जो है, हम्म। उसमें पाकिस्तान के कारण हम जो है सो दरकिनार कर चुके हैं, उसको एक तरह से मृत कर चुके हैं। उस हालत में बिस्टेक ठीक है। आता है, जिसमें टेक आता है, तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हमारा नजर जो है, और हमारे हम्म। अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, या तो अंबानी अदानी के लिए होता है, या अमेरिका और इसराइल के कहने पे होता है, और इसलिए हम वहां पे थोड़े फूट से हो जाते हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटीलिया जो बना रखा है अंबानी ने, खोजा मुसलमानों की जमीन पर, उसी को बचाने के लिए सरकार पूरा वक्फ बोर्ड बिल लेकर आई है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए गए हैं बांग्लादेश में। केएफसी पर हमला हुआ है, पिज्जा हट पर हमला हुआ है। क्या ये ऐसा करने से, या उनके बायकॉट की बात करने से वाकई में कुछ होगा गाजा के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब जनता यदि विरोध करती, भले सी उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, वहां क्रांतिकारी शक्ति या पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संभवतः लोहिया ने कहा था,
जयप्रकाश नारायण के पहले वाले जो पूर्वज के लोग थे, तथाकथित रूप से समाजवादी लोग, कि जनता सड़कों पे आती है तो वह पार्लियामेंट के बाहर बताती है कि हम जीवित हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। एग्जैक्ट लाइनिंग वर्डिंग मुझे नहीं याद है। और जनता का प्रतिरोध आवश्यक है ताकि जनता अपनी शक्ति पहचाने। उसका उसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग होता है। अपने आप जो भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ले ले, हम तो बाहर से जो करते हैं, और भले ही वह खासकर वह इजराइल के खिलाफ हो रहा हो, यानी बांग्लादेश से सीधा संपर्क ना होने के बावजूद भी, और यदि जी वह पैलेस्टीन लैंड के लिए पैलेस्टीन के बच्चों और औरतों के खिलाफ जो इजराइल एक जनसंहार अभी भी जारी रखे उसके खिलाफ हो रहा है, तो यह प्रशंसनीय है। और केएफसी वगैरह तो ठीक है, एक बाइकआउट करने की बात है, कुछ जगह आग लगाए हैं, वह सब है। यदि व्यापक स्तर पर आंदोलन होता है, पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, खासकर जब पिछले अगस्त के बाद जो हुआ और सत्ता बदली, तो यह प्रशंसनीय कदम है। इसी के कारण यदि वहां की जनता फिर से अपने मुद्दे जी को लेकर साथ आगे बढ़ती है, तो यह अच्छी जी बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त का थोड़ा तकाजा है क्योंकि आपको निकलना है अभी गुड़गांव के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट कुछ खबरें ले लेता हूं। एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो है उत्तर कोरिया से। आरोप लगाया साउथ कोरिया ने कि तुमने सीमा का उल्लंघन किया और गोलियां चला दी। क्या वाकई में अब ये दोनों भिड़ने जा रहे हैं या एवं ही नूरा कुश्ती चल रही है? और ये 10 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, संभवतः गलती से हो, संभवतः यह टू ही जानबूझ के भेजा हो, और उत्तर कोरिया को मालूम है कि ऐसे हालत में दक्षिण कोरिया इन्हें मारेगा नहीं। उन्होंने वार्निंग शॉट चलाई और दक्षिण कोरिया के हिसाब से ये 10 जो थे उत्तर कोरिया के सैनिकों भाग खड़े हुए। तो यह एक छोटे मोटी इस तरह की चीजें होती है, हो सकता है गलती से भी हो, या जो टू ही एक तरह से कहते हैं, सर्च करने के वहां पे कुछ हो रहा है क्या, देखने गए, पकड़े गए, ऊपर से गोली चला, चलो भाई भाग लो। तो यह छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। दो देशों के बीच में यदि संबंध बेहतर नहीं ना हो तो ये चीजें होती रहती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और साउथ कोरिया में चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, जहां के राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर हटाया जा चुका है क्योंकि उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी थी। खैर, अब रूस का रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन जंग का और पहला अपडेट जो है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की के हवाले से। बहुत बड़ा दावा किया है, चीन के 2 बंदे पकड़ लिए। अभी तक तो कहते थे कि उत्तर कोरिया आके लड़ रहा है, अब कह रहे हैं चीन भी लड़ रहा है रूस में। उत्तर कोरिया के 2 सैनिकों को पकड़ा था, जबकि 10 से 20 हजार सैनिक आके पूरे कुरुक्ष क्षेत्र में लड़ रहे थे। यानी जो बकवास करना है कर लो। संभव है उन आप इसको जेलेंस्की को अच्छी तरह मालूम है कि यूक्रेन में विदेश के भाड़े के सैनिक कितने लड़ रहे हैं, नेटो के भी सैनिक लड़ रहे हैं। यदि 2 चीनी सैनिक, चीन इतना मूर्ख नहीं है, भेजेगा तो कुछ चंद एक टुकड़ी भेजेगा, एक कंपनी भेजेगा, जिसमें से 2 पकड़े भी गए। वो मतलब खुलेआम ऐसे करके इसकी संभावना नहीं बनती है। हो सकता है फिर से रूस में रहने वाले उस तरह के नाक नक्श वाले चेहरे वाले पकड़े गए हो, और वो कहते हैं कि वो चीन से इसका सवाल जवाब करेंगे। करें, इसका कुछ खास होने वाला नहीं है। ये हम अनावश्यक एक हंगामा मचा रहे हैं, ऐसे कुछ भी इनको मिलने वाला नहीं है। जी इसके अलावा खबरें तो ये चल रही हैं कि चलो भाई, तुम ऐसा करके चीन और अमेरिका को भिड़ाने की कोशिश करोगे या रूस और अमेरिका को भिड़ाने की कोशिश करोगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि अंतरिक्ष में दोनों साथ साथ जा रहे हैं, अमेरिका और रूसी। वो जो इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट जो है, जहां उसको मैन करना पड़ता है हमेशा, और 2022 के युद्ध के पहले ही से इनका अमेरिका और रूस का जो स्पेस में इनका कोऑपरेशन था, संबंध था, वो अच्छा था एक तरह से कहें, और साथ साथ मिलकर ये लोग खोज करते थे। और उस आईएसएस को मेंटेन करने की जरूरत था कि रूस की भी मदद ली जाए, और रूस अकेले भी नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी मदद ली जाए। और जब युद्ध शुरू हुआ तो इन दोनों की एक हाई लेवल बैठक हुई थी, जबकि इन दोनों का डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गया, आर्थिक कोऑपरेशन खत्म हो गया। अमेरिका ने सैकड़ों तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिए। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि उस चीज को मेंटेन करेंगे, संभवतः करके इस दुनिया की बाहर की चीज है, इस दुनिया में लड़ते उस दुनिया के लिए हम क्यों लड़े। और 8-10 महीने तक दोनों साथ रहेंगे। जी चलिए, सबसे बड़ी चीज धंधा होती है। अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। ट्रंप ने पहले चीन को धमकी दी कि तुमने हमारे ऊपर जो 34% टैरिफ लगाया उसे वापस ले लो, और फिर कुछ ही घंटों के बाद 104% का टैरिफ ठोक दिया चाइना के ऊपर। चाइना ने भी बहुत सारा एक्सपोर्ट निर्यात का जो कारोबार है उस पर पाबंदी लगा दी अमेरिका के लिए। क्या कोई बड़ी जंग हम लोग टैरिफ वॉर के रूप में देखने जा रहे हैं सर? ये टैरिफ वॉर के ऊपर यदि हम कहें, यानी ट्रेड वॉर, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन अब अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया है, या 30-34%। और फिर से उस समय ट्रंप ने कहा कि चीन ने जवाबी कार्रवाई करके गलत काम किया, यानी हम मुक्का मारे तुम मुक्का मत मारो, ये उनकी बात थी। अभी इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि
ट्रम्प बड़े दयालु किस्म के इंसान हैं, और यदि चीन आता है हमसे बातचीत करने के लिए तो हम बहुत बड़ी उनको गिफ्ट देंगे। यानी गजब। अभी चीन और रूस, मैं पहले भी कह चुका, वही दोनों टक्कर के हैं। इसमें भारत इसलिए भी नहीं आता कि भारत की वह तैयारी नहीं है, और दूसरे भारत की यहाँ जो पॉलिटिकल पावर है उसकी विल पावर नहीं है अमेरिका के खिलाफ जाने की, जो भी कारण रहा उसको छोड़ दे। इस टैरिफ वॉर की जहां तक बात है, पूरी दुनिया भर में फैल रहा है और इस जी। मुकाबले पर पहुंच गया है कि अब उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति ले रहा है। दूसरे अर्थ में जो रूस यूक्रेन के बीच में है या मिडिल ईस्ट में जो एक्सप्लोड होने जा रहा है, संभवतः ना भी हो, लेकिन यदि होता है तो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति है, क्योंकि यह जो मंदी का दौर इसके बाद आएगा पूरे विश्व भर में, इसलिए हजारों लाखों नहीं करोड़ों जनता फिर से हम्म। सड़कों पे होगी, या तो भूख से मरेगी या अपने सत्ता के खिलाफ लड़ेगी। जी। अभी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि चीन जो है जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर मुक्त व्यापार की बातें कर रहा है, लेकिन अब खबरें चल रही है कि चीन के विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष से भी बात की है मुक्त व्यापार पर, जबकि यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो क्या अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा पूरी दुनिया में सर? यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिटिकल विंग की हेड है उर्सुला वॉन, वो बार बार रूस के खिलाफ बकवास करना और वो सब चीजें करती रहती हैं। उन्होंने भी कहा ट्रंप के 20-25% लगाने में कि यह बहुत गड़बड़ चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हाय तौबा कर रहे हैं। यह मौका उठा के चीन की पुरानी पॉलिसी रही है थर्ड वर्ल्ड में फर्स्ट में मानते हैं अमेरिका, सेकंड में मानता है वो उस समय यूएसएसआर था, अब तो खैर नहीं रहा, और थर्ड में वैसे लोग जो इन दोनों से पीड़ित हैं। तो यूएसआर खत्म हो गया, अब अमेरिका से पीड़ित है, और उसमें खासकर यूरोपियन यूनियन और पूरे यूरोप के प्रति लुभाने की कोशिश कर रहा है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड जैसा कोई चीज नहीं है, मैं उस पर आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है। लेकिन इसकी पूरी संभावना बनती है कि जापान ही नहीं, साउथ कोरिया समेत और दूसरे लोग जो पीड़ित है, बल्कि भारत को भी संभवतः मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि भारत का चीन के साथ बहुत जबरदस्त व्यापार है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ। और अमेरिका यदि लगाता है यहाँ पे ट्रंप टैरिफ जी। लगाता है, इन्होंने 50 रुपए कल उस पर हमारे बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर पे। गैस सिलेंडर पे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, यानी जो वो हमसे लूट रहा है, तुम हमसे लूट रहे हो, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं इसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मजबूरन हमें चीन और रूस इन लोगों के साथ जाना पड़ेगा। जी। वैसे CNN बता दूं सर आपको कि खबर छाप रहा है कि चीन के अलावा एशिया में कोई ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ नहीं बोल रहा, यानी वो उनको बिल्कुल। शाबाशी दे रहा। खैर छोड़ देते हैं। एक ऐसे देश की चर्चा हो रही है और उसके 5 पॉइंट्स को लेकर दुनिया भर में भूचाल मच रहा है और कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ से अलग एक नई आत्मनिर्भरता इसे कहते हैं। कौन है ये देश? ये अफ्रीका का देश है, इरिट्रिया, छोटा सा देश है ऊपर में अफ्रीका के। और यहाँ पे कभी ना कभी यहाँ पे एक सोशलिस्ट उसी तरह का था जैसे बुर्किना फासो में पहले था, थॉमस संकारा के नेतृत्व में, जिसको सीआईए ने मरवा दिया। यहाँ भी उठापटक की है, लेकिन जो भी नई सत्ता आई है, जो मैं साहेल की भी चर्चा कर चुका हूँ, नाइजर और दूसरे जो देश है, 3 देश हैं, उनके साथ इसकी भी चर्चा आती है, जो कि पूरी तरह से सोशलिस्ट ना होने के बावजूद, जैसे ब्राजील और बोलीविया साउथ अमेरिका में है, उसी टाइप का है कि अपने देश की जनता के लिए काम करते हैं और बाहर की पूंजी पर रोक लगाते हैं। तो इन्होंने यह एक तरह से कहें तो सोशलिस्ट फॉर्मूला, सोशलिज्म ना होने के बावजूद करते हैं, और यह पूरी की पूरी करते हैं। उसके सबसे पहला उन्होंने कहा, मैंने जो किया पहला है, अपना जो भी इनका प्लान होगा प्रोग्रेस का, वह अपने देश की नीति के हिसाब से करेंगे, ना कि यूएन या विदेशों के कहने के हिसाब से करेंगे। तुम्हारी पूंजी के शर्तों को मान के हम अपने यहां नहीं करेंगे। जैसे सऊदी अरेबिया ने बर्फ हटाने का बड़ा बड़ा मशीन अमेरिका से कर लिया है ना, वो वैसे हम बेवकूफी नहीं करेंगे। और यह जो आर्थिक मदद टेक्नोलॉजी लेते हैं, वो इटली, जापान, यूएस, यूके, यूएन से लेते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यानी हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेस, हमारे जो अपने खादान हैं, उनका हम व्यवहार करेंगे। और इसमें किस लोगों को जोड़ेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, हम अपने जनता में करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अपने शिक्षा और स्वास्थ्य में करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। अगला है कलेक्टिव एफर्ट, वह तो नेचुरली कोई भी सोशलिज्म जो है सो बिना कलेक्टिव एफर्ट के नहीं होगा। और अंतिम जो है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लोग पिछले 10-12 वर्षों से कर रहे हैं, और अमेरिका ने कहा मदद नहीं कहेंगे तो उन्होंने कहा ठेंगा, साउथ अफ्रीका की तरह तुम जाओ, हम अपना संभाल लेंगे। जी।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का, क्योंकि थोड़ा वक्त का तकाजा है। जो तुम्हारे पास सबूत हैं वो एक दिन में हमारे सामने रख दो। महमूद खलील से जुड़े हुए मामले में अदालत का ट्रंप को ये कहना क्या कहलाता है सर? यह बहुत बढ़िया है। वहाँ की जो जज साहिबा हैं, महिला हैं, उन्होंने कहा कि भाई फ्राइडे को हम देने जा रहे हैं, बार-बार छोटा-छोटा मत दिखाओ। जैसे हमारे यहाँ होता है, आपने किसी को पकड़ के अंदर कर दिया, 3 महीना, 6 महीना में तारीख आती है, फिर 1 दिया, फिर दूसरा सबूत दिया, जेल से छूट रहे हैं उस समय एक नया धारा लगा के फिर से जेल के अंदर डाल दिया। वो सब चीजें उन्होंने कहा नहीं चलेगा। इस फ्राइडे को मैं फाइनल जजमेंट देने वाली हूं कि यहाँ रहेंगे या इनको भगाया जाएगा। तुम्हें ये लगता है कि यह अमेरिकी देश के लिए ये खतरा बन रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, वह सबूत 1 दिन की समय देती हूं, 2 नहीं तो मेरा वर्डिक्ट क्लियर है और यह प्रशंसनीय है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। बता दें आपको, महमूद खलील पर आरोप है कि वो फिलिस्तीन समर्थित हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनको गिरफ्तार करके निर्वासित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक जज ने उनको बचाए रखा है। इसके अलावा 450 से ज्यादा लोगों के जो छात्र हैं उनके वीजा रद्द कर दिए गए और जबरन उनको डिपोर्ट कर दिया गया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से। तो ये फैसला अपने आप में एक नजीर भी बन सकता है, शुक्रवार के दिन ही आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईडीएफ को एआई टेक्निक देकर गाजा में कत्लेआम करा रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये कहना कर्मचारी को भारी पड़ गया सर? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे आपने सही कहा। अब केवल वह नहीं कि फ़ोटोशॉप कर ले, नया वीडियो बना ले, ट्रम्प का कुछ मज़ाक बना दे, वह नहीं है। यह वास्तव में युद्ध में इस्तेमाल होने लग गया है। होगा नहीं, हो रहा है और भारी संख्या में हो रहा है, चाहे वह किलर ड्रोन हो या आर्टिलरी हो, तोप हो या दूसरे तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ से बॉम्ब छोड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर हो या फाइटर जेट हो, जो भी हो। हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है और चुन के कहां पे टारगेट करें, कैसे करें, किस स्पीड से जाए, कहां मारे। और खास करके को यदि फीड किया जाता है कि उनके आने वाले जनरेशन को खत्म किया जाए ताकि वो ना बढ़े, यानी बच्चों और महिलाओं को। यह खुलेआम हो रहा है और इसके खिलाफ जनता ने, वहां का जो इनके कर्मचारी हैं, विद्रोह किया तो इनको निकाल दिया। गूगल ने पहले भी किया है। यानी अमेरिका हर तरह से इस जियोनिस्ट रिजीम को और दूसरी तरफ उधर यूक्रेन को और पूरे विश्व भर में ऐसे जगहों में अस्त्र शस्त्र दे रहा है और अपने इंटेलिजेंस दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ, सैटेलाइट पिक्चर के साथ साथ, कि ताकि हम्म। तुम जनसंहार करो और हम्म। वहां की चीजों को लूटो। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अलग बात है कि जनता इजराइल के सब कुछ समझ रही है, अदालतें सब कुछ समझ रही हैं और लगातार नेतन्याहू के खिलाफ जजमेंट, धरने, प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से संरक्षण प्राप्त हो तो कौन उसको हटाए? खबर है वेस्ट बैंक से। पश्चिमी किनारा उसे आप कह सकते हैं उर्दू में, हिंदी में कह सकते हैं, पश्चिमी तट कह सकते हैं हिंदी में। वहां पर गाजा के लिए आवाज उठ रही है, यरूशलेम में गाजा के लिए आवाज उठ रही है, लेकिन पैलेस्टाइन अथॉरिटी उस आवाज को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है सर? ये जहां तक आपके पैलेस्टीन अथॉरिटी की बात है, पीए है, जिसके बिना चुने हुए जमाने से प्रेसिडेंट चले जा रहे हैं, महमूद अब्बास। और कहने के लिए इन्होंने यूएनओ में भी सवाल उठाए हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि यह काम किसके लिए करते हैं। यह काम जो है सो नेतन्याहू के लिए करते हैं, पहले बाइडेन के लिए करते थे, अब ट्रंप के लिए करते हैं, यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए करते हैं। वैसे ही जैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं या इजिप्ट हैं या जॉर्डन है, वैसे ही काम करते हैं। और इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और उसमें, जिसमें शक्तिशाली मतलब वेपन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया है, ताकि जो लोग आए हैं गाजा के जनसंहार के खिलाफ में, जी। उनको हटाया जा सके, भगाया जा सके और वो किया जा सके। हमास और बाकी हिजबुल्लाह सब ने इसकी निंदा की, हम सबको करनी चाहिए। और इसकी जी। आवाज जो है, जो बांग्लादेश में उठ रही है, पूरे अरब कंट्रीज में उठ रही है, पूरे विश्व में फिर से उठनी चाहिए, अमेरिका में तो उठ रही है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में, पेरिस में, बर्लिन में, इसके अलावा नीदरलैंड की राजधानी, तमाम जगह पर हुए हैं। लेकिन अभी हम और खबरें ले लेते हैं जो जुड़ी हुई हैं ईरान से। दो घटनाक्रम है सर। ओमान में शनिवार के दिन ईरान के विदेश मंत्री स्टीव बिटकोफ, जो ट्रंप का विशेष दूत है, उसके साथ बैठकर बात करेंगे। इसको लेकर दो तरीके के स्टेटमेंट हैं रूस के। एक तो वो कह रहे हैं स्वागत करते हैं, एक दूसरी खबर ये भी छपी है कि अगर ईरान और अमेरिका भिड़ जाए तो हम बीच में नहीं आएंगे भाई। ये बाद वाला मैंने देखा था, एक्स यानी पहले जो ट्विटर कहते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यदि लड़ाई हो जाती तो हम मदद नहीं कर पाएंगे या करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही कि नहीं कर पाएंगे ईरान को। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, यह तो स्पष्ट नजर आता है। लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से
यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली हो या उनका सिक्योरिटी काउंसिल हो या जो भी हो, हर जगह उनकी पूरी कोशिश वह तो होगी, लेकिन डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशन में अमेरिका के खिलाफ नहीं आएंगे, वो उन्होंने कहा। और जहां तक ईरान की बात है, वह पहले भी मैंने कहा कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जिंदा रखा उन्होंने, इसके बावजूद कि अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि उसके खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। डिएगो गार्सिया से लेके आपके कतर और बाकी जगहों में भी वो ला रहे हैं, और अपनी पूरे सैन्य समाज और पूरी तरह के बॉम्बर फाइटर, दो एयरक्राफ्ट कैरियर, और यमन में भी कर रहे हैं। यमन में मैं बता दूं आपको कि यमन का जो दूसरा भाग है जिस पर हुतीस का कंट्रोल नहीं है, बेसिकली सऊदी अरबिया और अमेरिकन ताकत वगैरह से वहां का है, उनको भड़काया जा रहा है। अभी मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, इसलिए कंफर्म नहीं है, लेकिन उन पर तैयारी हो रही है। और वहां भी कुछ समय पहले इजिप्ट वगैरह का वो निकला था सैटेलाइट के पिक्चर से कि वहां पे रनवे नए नए उभर रहे हैं। यानी वो लोग अब यमन के दूसरे हिस्से पे करके रेड सी का जो हुडैडा इनका पोर्ट है वगैरह, उस पर कब्जा करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अंदर से बाहर से इनकी तैयारी जारी है। ईरान झुकता है तो ठीक है, नहीं तो संभवतः एक नया एक्सप्लोजन शुरू होने वाला है। जी ठीक है, ईरान अपने मसले को लेकर अलग लड़ रहा है, हूती उलझे हुए ही हैं और हमास अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, और लेबनान में हिजबुल्लाह काफी पीछे हट चुका है। लेकिन इसी बीच जो अपने आप को योद्धा दिखाने की कोशिश करते हैं एर्दोगान, वो तो एक नेता को जेल में डालने के बाद दूसरे नेता को जेल में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एर्दोगान जो है, उनको मालूम है कि अगले चुनाव में, जो कि समय से पहले करवाना चाहते हैं, यदि समय पर होगा तो वहां के संविधान के हिसाब से वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अनलेस को संविधान बदल जाए। हालांकि संविधान बदलना बाएं हाथ की खेल है, किसी भी देश में का संविधान हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। रूस, अमेरिका, चीन, इंडिया, हर जगह चीज हो रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने हिसाब से संविधान का इस्तेमाल करती है, कोर्ट्स कितने भी जंप करे। लेकिन एर्दोगन को मालूम है कि साधारण तरीके से चुनाव हुआ, वो लड़ते हैं तो संभवतः नहीं जीत पाएंगे, इसलिए विरोधियों के खिलाफ उन्होंने यह कार्रवाई वैसे ही शुरू कर दी है जैसे अन्य देशों में होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, एक बंदे को जेल में डाल दिया, दूसरे पे मुकदमा लगा दिया, और कुचल डालो सामने वाले को और कहो कि हम सत्ता के राजा हैं, हमें कोई हटा ही नहीं पा रहा। इतने लंबे समय से हम बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।